सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, ये होता है सपनों का संघर्ष, कामयाबी का जुनून और कभी कभी तन्हाई का सच। इसी दुनिया की हर कहानी लेकर आता हूं मैं, तरुण व्यास। कार्यक्रम बातें फिल्मी दुनिया की में। और आज बात करते हैं सुपरस्टार शब्द की। इस शब्द को जन्म दिया था राजेश खन्ना ने। हजारों लड़कियों के दिलों की धड़कन राजेश खन्ना। स्क्रीन पर आते ही थिएटर को मंदिर बना देने वाला चेहरा राजेश खन्ना। दुनिया में ऐसी दीवानगी जो आज तक वापस से नहीं आई, वो दीवानगी वाले राजेश खन्ना। पर क्या आप जानते हैं, इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा था एक अकेला इंसान। शोहरत के शिखर पर खड़े होकर भी धीरे धीरे तन्हाइयों से लड़ता रहा ये इंसान। आज बातें फिल्मी दुनिया की में हम जानेंगे राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने की कहानी, उनका राइज, उनका फॉल और उनका वो सच जो अक्सर बायोग्राफीज में, किताबों में नहीं बताया जाता। एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता ने उसे बचपन में किसी और को सौंप दिया। एक ऐसा कलाकार जिसके नाम को लोगों ने बहुत पसंद किया और बच्चों के नाम रख दिए गए। एक ऐसा एक्टर जो बना हिंदी सिनेमा का प्रिंस ऑफ रोमांस। एक ऐसा स्टार जिसने बताया क्या होता है सुपरस्टार। वो सुपरस्टार जिसके लिए लोग कहते हैं ऊपर आका नीचे काका। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। He is none other than एवरग्रीन सुपरस्टार, बॉलीवुड के सोलो किंग, सुपरस्टार राजेश खन्ना। डर गए? बताइए, आपने कुमार की लाश कहाँ छुपा रखी है? अरे काका का स्टाइल है रे, मेरा नहीं। नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं बीवी का टीवी। और आज काका और सुपरस्टार राजेश खन्ना। जी हाँ, आज बायोग्राफी है उनकी, जिन्हें हम कहते हैं भारत के पहले सुपरस्टार। के.एल. सहगल के बाद अगर किसी का नाम और असल में सुपरस्टार जिसे कहा गया, वो वन एंड ओनली सुपरस्टार राजेश खन्ना। आज आपकी पसंद पर लेकर आए हैं हम राजेश खन्ना की पूरी जीवनी। देखिए अंत तक, थोड़ी लंबी है लेकिन सुपरस्टार है तो लंबी तो होगी ही, क्योंकि जीवन 4-5 मिनट या 10 मिनट में नहीं दिखाया जा सकता। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हमने काफ़ी सर्च किया है, आशा है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखें रे। पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। राजेश खन्ना का जन्म हुआ था अमृतसर में। साल था 1942 और वो तारीख थी 29 दिसंबर। इनका जन्म हुआ लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर में। इनके एक बड़े भाई भी थे, नरेंद्र खन्ना। और राजेश खन्ना का उस वक्त नाम हुआ करता था जतिन खन्ना, क्योंकि यही इनका असली नाम है। इनके पिता लाला हीरानंद एक अध्यापक हुआ करते थे और बूरेवाला जिला विहारी में एमसी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर काम करते थे। हालांकि अब ये एरिया पाकिस्तान में है और बूरेवाला में इनकी एक खानदानी हवेली भी है जिसका नाम था खन्ना हवेली। इसी हवेली में रहा करते थे राजेश खन्ना और बचपन में इस हवेली के आंगन में इन्होंने क्रिकेट बहुत खेला था। जब 6 साल के हुए राजेश खन्ना यानी जतिन खन्ना, तब उस वक्त भारत और पाकिस्तान का हुआ विभाजन और इनके परिवार ने भारत को चुना। इनका परिवार गली तिवारियान अमृतसर में आकर रहने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी क्योंकि पिता के पास अब नौकरी भी नहीं थी। सब कुछ छूट गया था और अमृतसर में रहते हुए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने बॉम्बे में रह रहे अपने रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना को अपने छोटे बेटे जतिन की 6 साल की उम्र में जिम्मेदारी सौंप दी। यानी 6 साल के जतिन उर्फ राजेश खन्ना अपने नए माता पिता के गोद चले गए और इनके दूसरे पिता चुन्नीलाल खन्ना एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे और बॉम्बे में सरस्वती निवास ठाकुर द्वार गिरगांव के पास चरनी रोड पर इनका घर था। और इस तरह नन्हे राजेश खन्ना के कदम पड़ गए मुंबई की धरती पर। परिवार में बचपन से इन्हें काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका कहते हैं छोटे बच्चे को, और इसके बाद तो पूरी दुनिया ने इन्हें काका ही पुकारा। इनकी बहनें थीं कमला, चंचल, विजय और मंजू। कमला तो यूके में डेंटिस्ट भी रही थी। 10 साल की उम्र में ही नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे राजेश खन्ना। स्कूल में बोंगो और ड्रम बजाने का भी बड़ा शौक था और वो बहुत अच्छा बजाया करते थे। राजेश खन्ना के साथ जो एक्टर पढ़ा करते थे क्लास में वो थे रवि कपूर यानी जितेंद्र। स्कूल थी सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल गिरगांव। राजेश खन्ना ने कॉलेज के पहले 2 साल तो पढ़े नवरोज जी वाडिया कॉलेज पुणे में 1959 से 1961 तक, और उसके बाद किशन चंद चेलाराम कॉलेज यानी केसी कॉलेज मुंबई में राजेश खन्ना ने सन 1961 से लेकर 1963 तक पढ़ाई की और बीए की डिग्री पूरी कर ली। ये क्या हो रहा है साहब? इम्तिहान हो रहा है सर। इम्तिहान हो रहा है ना कुछ दिखाइए तो सही। रहने दीजिए ना सर। दिखाइए ना। नहीं सर रहने दीजिए ना। लेकिन हजूर आली हम नहीं चाहते कि इस तस्वीर की वजह से आप एमए के इम्तिहान में फेल हो। इनकी पढ़ाई के दिनों में खूब ड्रामा में रुचि रहा करती थी। स्टेज शोज में, इंटर कॉलेज ड्रामा में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे। बहुत से ड्रामाज में इन्हें अवार्ड दिए गए और बेस्ट एक्टर के खिताब भी मिले। फिर मिला ऐसा नाटक जिसने इन्हें आगे बढ़ने के रास्ते दिखा दिए। सन 1962 में धर्मवीर भारती के लिखे नाटक अंधा युग में एक घायल सैनिक का किरदार निभाया था राजेश खन्ना ने। स्टेज पर उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि चीफ गेस्ट ने कहा, तुम्हें बेटा फिल्मों में काम करना चाहिए। पर जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना के पिता को ये मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि जतिन फिल्मों में काम करे, लेकिन जतिन ने तो तय कर लिया था कि इन्हें फिल्मों में ही जाना है। इन्होंने अपने मामा को बताया और ऐसे में इनके मामा के तलवार ने जतिन से इनका नाम बदल कर रख दिया राजेश। राजेश खन्ना अमीर परिवार से थे और हमेशा स्पोर्ट्स कारों में जाने के शौकीन थे, और ऑडिशन देने भी जब फिल्मों के लिए जाने लगे तो कार हुआ करती थी MG स्पोर्ट्स कार। उसमें बैठकर ऑडिशन देने जाते और उस वक्त ऐसी कार किसी फिल्म स्टार के पास भी हो ये मुमकिन नहीं हुआ करता था। और उनकी कार अक्सर खड़ी होती थी चर्च गेट में ट्रेंडी गे लॉर्ड रेस्टोरेंट के बाहर, क्योंकि वहां पर कई निर्माता निर्देशकों का आना जाना लगा रहता था। और ऐसे में राजेश उन्हें रोक कर कहा करते थे कि कोई छोटा जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी अगर आप मुझे दे दें तो अच्छा हो, सपोर्टिंग रोल मिल जाए तो भी मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन राजेश खन्ना को सभी लोग अवॉइड कर दिया करते थे। और वहीं उस रेस्टोरेंट के आसपास जो बिल्डिंग्स थी उनकी बालकनी से लड़कियां राजेश खन्ना को देखा करती थी, क्योंकि राजेश खन्ना अलग टाइप की कारों में आते थे और स्मार्ट भी दिखते थे। शंकर जयकिशन ने भी इंटरव्यू में कहा था कि वो कई बार वहां जाते थे, लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना एक्टर नहीं थे और हम उन्हें पहचानते नहीं थे। फिर आया साल 1965 जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने और फिल्म फेयर ने मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो करवाया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना। उस वक्त इनकी उम्र थी 23 साल। इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि 10,000 की भीड़ से निकलकर सीधा टॉप 8 में पहुंच गए राजेश खन्ना, और वहां 8 लोगों को ऐसी टक्कर दी कि टॉप पर यानी नंबर 1 पर पहुंच गए राजेश खन्ना, और उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया। लड़कियों में उस वक्त फरीदा जलाल ने कॉन्टेस्ट जीता था और रनर अप रहे थे विनोद मेहरा और
लीना चंद्रावरकर। प्राइज के तौर पर 2 फिल्में ऑफर की गई। जीपी सिप्पी और नासिर हुसैन बने इनकी लाइफ के पहले प्रोड्यूसर्स जिन्होंने राजेश खन्ना को साइन किया। 1966 में आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली फिल्म रिलीज हुई जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, जिसके निर्देशक थे देव आनंद के भाई चेतन आनंद। और जीपी सिप्पी ने बनाई फिल्म राज, जिसके डायरेक्टर थे रविंद्र दवे, और ये दोनों ही फिल्में कमाल की हिट रही। आखिरी खत फिल्म तो ऐसी फिल्म थी जिसका नॉमिनेशन हुआ ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज एंट्री के लिए। वो साल था 1967। और राज फिल्म ऐसी थी जिसमें इन्होंने डबल रोल निभाया। अरे कमाल है, ये नहीं कि सोचो तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे भागा जैसे भूत को देखकर भले आदमी भागते हैं। यानी पहली ही 2 फिल्मों में इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि आगे बहुत लेट नसीब होता है या फिर नसीब ही नहीं होता। राज फिल्म से जुड़ा किस्सा राजेश खन्ना ने खुद बताया था हिंदू न्यूज़पेपर में कि जब पहली फिल्म मिली थी राज, तो इनके सामने हीरोइन थी बबीता, और वो पहले से ही बड़ी जानी मानी हीरोइन थी। उनको देखकर राजेश नर्वस हो गए और लगातार 3 शॉट खराब दिए। डायलॉग सही बोल रहे थे पर बॉडी लैंग्वेज, मोमेंट बिल्कुल गड़बड़ हो रहे थे। इतने खराब हो रहे थे कि बार बार कट बोलना पड़ रहा था। और ऐसे में डायरेक्टर रविंद्र दवे ने खुद वो सीन करके दिखाया और राजेश खन्ना को कहा सीन को इस तरह से कीजिए। ये बात सोचकर राजेश खन्ना भी हंसते रहे कि मैं कैसा नर्वस हो गया था। इसके बाद 1967 में इन्हें फिल्म मिली औरत और बहारों के सपने, और उसके बाद वो साल आया जिसने इन्हें बहुत सी फिल्में दी और बना दिया भारतीय सिनेमा का पहला फेमस सुपरस्टार। 1969 में इन्होंने डोली, इत्तेफाक और आराधना फिल्म की थी। आराधना वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया। इसी फिल्म से राजेश खन्ना को देश भर में पसंद किया जाने लगा और क्रिटिक्स ने कहा था फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। 1969 की ये आराधना फिल्म बहुत सारे किस्सों को लिए हुए है। शुरुआत में इस फिल्म का नाम था वंदना, लेकिन बाद में बन गया आराधना। सचिन भौमिक ने ये फिल्म लिखी थी और ऐसी एक फिल्म उन्होंने और लिखी थी, एक श्रीमान एक श्रीमती। यही साल था 1969। जब ये बात शक्ति सामंता को पता चली कि सेम स्टोरी है, तब उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। आराधना डब्बा बंद होने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना की किस्मत में लिखा था सुपरस्टार होना, इसलिए उस कहानी में तब्दील किया गया, कुछ तब्दीलियत की गई और उस कहानी में डबल रोल कर दिए गए और आराधना में राजेश खन्ना नजर आए। हेलो रेनू स्वीटी, अरे तुम तो रो रो के मेरी याद में कितनी मोटी हो गई। आई मीन फैट। सुपरस्टार बन गए राजेश खन्ना। सैफ अली खान उस वक्त शर्मिला टैगोर के पेट में थे जब ये फिल्म बन रही थी, और इस फिल्म में जो गाना है सपनों की रानी कब आएगी तू, ये गाना भी शक्ति सामंता ने कुछ क्रिएटिव तरीके से शूट किया। शर्मिला टैगोर उस वक्त सत्यजीत रे की फिल्म शूट कर रही थी और शूटिंग लोकेशन पर नहीं आ पाई और दार्जिलिंग में अकेले ही जीप में घूम रहे थे राजेश खन्ना उस गाने की शूटिंग के दौरान। बाद में वो ट्रेन वाला सीन किसी स्टूडियो में शूट किया गया अलग जगह पर और मिक्स कर दिया, और ये जादू हमें देखने को मिला कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और राजेश खन्ना के इस गाने में जो ट्रेन नज़र आती है, वही ट्रेन बाद में सैफ अली खान के एक फिल्म में नजर आई, परिणीता फिल्म, और गाना था कस्तो मज़ा है रे लईमा। और आप ये भी देखें कहाँ शर्मिला टैगोर के साथ उस वक्त पेट में थे सैफ अली खान उसी ट्रेन में, और बाद में उसी ट्रेन में कई सालों बाद शूट किया। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या यूँ कहें कि जुड़ाव है परिणीता और आराधना के बीच में। मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आएंगे। आराधना फिल्म में सुभाष घई भी थे। जी हाँ,
सुभाष घई उस समय स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उन्होंने राजेश खन्ना के दोस्त का रोल निभाया। शक्ति सामंता ने पूछा कि सुभाष क्या तुम्हें कार चलानी आती है? तो सुभाष घई को आती तो नहीं थी पर कह दिया हाँ चलानी आती है। गुड न्यूज़, एक खुशखबरी लाया हूं आपके लिए। लेकिन कई सालों बाद जब खुद सुभाष घई ने हीरो फिल्म बनाई तो उन्होंने यही बात जैकी श्रॉफ से पूछी थी, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? और तभी उन्हें ख्याल आया कि शक्ति दा ने भी ऐसे ही मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने झूठ मूठ में हाँ किया था और बाद में मुझे बड़ी दिक्कत आई थी। उन्होंने जैकी से वापस पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में कार चलानी आती है? इसी फिल्म से किशोर कुमार बन गए थे राजेश खन्ना की ऑफिशियल प्लेबैक सिंगिंग वॉइस। राजेश खन्ना की आराधना पहली हिंदी फिल्म थी जो कि 100 हफ्तों तक थिएटर्स में दिखाई गई थी। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। आराधना के बाद कटी पतंग, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू, कुदरत जैसी बहुत सी फिल्में हैं जो कि नॉन हिंदी राज्यों में भी सुपर डुपर हिट साबित हुई और ये एक रिकॉर्ड है राजेश खन्ना के नाम। खालिदी जान, मैं दंगल करने नहीं, मैं तो पापी पेट भरने आया हूँ। और फिर एक रोटी के लिए क्या झगड़ा करना? हा? हमारी सरकार भी तो यही कहती है कि अनाज कम है, मिलजुल कर खा लो, आधी तुम आधी हम। रोटी फिल्म कादर खान ने लिखी और ऐसी लिखी कि उस फिल्म के लिए उन्हें टेलीविज़न दे दिया मनमोहन देसाई ने। और उन्होंने कहा था कादर खान ने कि मैं 21,000 रुपये फिल्म लिखने के लूँगा। तब मनमोहन देसाई ने कहा तुम्हारा पेमेंट 21 नहीं 1,21,000 होगा। मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया और मंगल के दिन ही फांसी की सजा हुई। इसलिए मंगल की मौत भी मंगलवार के दिन ही होगी। लेकिन आज मंगल नहीं, सोमवार है। मुमताज ने बताया कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी, क्लाइमैक्स शूट हो रहा था और स्नो में दौड़ना था उन्हें, वो निभाया जब, तो इस फिल्म में ख़ास इस किरदार की बात करें और इस स्नो वाले सीन की बात करें तो दौड़ लगा रहे थे तो ये 8 दिन तक सीन चला था। मुमताज़ ने बताया 8 दिन सुबह रोज़ाना वो आकर कहते ए मोटी चला जा मेरे कंधे पर, और कंधे पर लेकर दौड़ा करते और वो दौड़ लगाते और इस सीन को पूरा किया जो आप अभी देख रहे हैं। और साथ साथ में ये पूरा जब 8 दिन का सीन चलता रहा, ये डेडिकेशन रहा। जो यूँ कहें बॉडी की बात करें तो बड़ी मोटी सी लगती थी, स्किनी नहीं थी, तो उन्हें लेकर दौड़ना कितना टफ रहा होगा, वो उन्होंने किया राजेश खन्ना ने। और 8वें दिन जब देखा गया तो राजेश खन्ना के जो बाएं कंधे पर इतने निशान हो गए थे लाल लाल, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन्हें कंधे पर रखकर दौड़ा था। मंगलवार है, बस तो फिर आज मंगल अपनी मौत को गले लगा कर आएगा। ये बात भी कि स्नो से कितना प्यार राजेश खन्ना को। जी, कश्मीर इसीलिए उनका दूसरा घर कहा जाता था। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहते थे राजेश खन्ना कि मेरा एक गाना तो आप कश्मीर में ज़रूर शूट करेंगे। इसीलिए आप किसी भी फिल्म को उठाकर देखें, तकरीबन सभी फिल्मों में एक गाना तो कश्मीर में ज़रूर शूट होता था। राजेश खन्ना की चॉइस। सन 1969 से 72 के दौर में वो हर प्रोड्यूसर को कहते थे मेरी फिल्म में किशोर कुमार से गवाइए, और इसी कारण किशोर कुमार की बड़ी हेल्प हुआ करती थी। और 1969 से लेकर 1987 तक राजेश खन्ना के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। और ये दौर ऐसा था जब राजेश खन्ना सबसे ज़्यादा फिल्मों का पेमेंट पाने वाले कलाकार थे और उनकी आवाज़ सिर्फ एक, किशोर कुमार। जब दुश्मन फिल्म का एक गाना वादा तेरा वादा रिकॉर्ड किया जाना था, किशोर कुमार को जब इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, तब किशोर कुमार ने कहा ये गाना मुझसे अच्छा रफ़ी साहब गा सकते हैं, उन्हीं पर जमेगा, और ऐसा कहकर गाने से मना कर दिया। और ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार की मीटिंग करवाई राजेश खन्ना से। किशोर कुमार अड़े हुए थे, पर राजेश खन्ना ने ऐसी बात कह दी कि किशोर कुमार मान गए। राजेश खन्ना ने कहा अगर ऐसा है तो गाने को फिल्म से ही हटा दिया जाएगा, अगर कोई गाएगा तो मेरा दोस्त किशोर, वरना कोई नहीं। ऐसा सुनते ही किशोर कुमार तुरंत गाना गाने के लिए राजी हो गए और गाना बना दोस्त। राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने आखिरी गाना गाया था मेरा गीत अधूरा है। फिल्म थी ममता की छाँव
और इस फिल्म के डायरेक्टर थे खुद किशोर कुमार। 1987 में किशोर कुमार की जब डेथ हुई थी तो राजेश खन्ना ने उनके बेटे अमित कुमार और लीना गांगुली को हेल्प किया था इस फिल्म को पूरी करने के लिए, और 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। किशोर कुमार और राजेश खन्ना ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया। जब राजेश खन्ना ने 1985 में अलग अलग फिल्म का निर्माण किया था तब किशोर कुमार ने उनके इस फिल्म में गाने गाए थे और राजेश खन्ना से 1 रुपया भी नहीं लिया। आर.डी. बर्मन ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बताया था और कहा था कि मैंने हमेशा से बेस्ट ट्यून जो है काका के लिए रिजर्व करके रखी थी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कुछ भी कहे, पर मैं तो काका का दीवाना था क्योंकि काका ही डिजर्व करते थे। आर.डी. बर्मन ने इनकी 40 फिल्मों में म्यूजिक दिया था। जब आर.डी. बर्मन को प्रोड्यूसर्स ने काम देना बंद कर दिया था तब राजेश खन्ना ही ऐसा नाम थे जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, और अपने दोस्त किशोर कुमार की डेथ के बाद जब तक आर.डी. बर्मन जिंदा रहे तब तक राजेश खन्ना उन्हें काम देते रहे। आर.डी. बर्मन के बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही हैं जिनके साथ में राजेश खन्ना की जोड़ी रही। जब राजेश खन्ना की आर.डी. बर्मन से कुछ अनबन हुई थी तो शक्ति सामंता ने अनुरोध फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना की 26 फिल्मों में म्यूजिक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं कि राजेश खन्ना हमारे लिए और हम इनके लिए लकी रहे। 1984 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने पहले ओवरसीज कॉन्सर्ट के लिए जब बाहर विदेश गए तब राजेश खन्ना ने उनके वहां 3 गानों पर डांस किया, अपनी दोस्ती साबित कर दी। म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना इनकी आदत हुआ करती थी। कोई ट्यून समझ में ना आए तो 1-2 दिन में बताता हूँ ऐसा कहकर टाल देते थे, लेकिन अगर कोई ट्यून समझ में आ जाती तो हमेशा कहते थे वाह ये है ट्यून, और इस तरह से राजेश खन्ना अपने लिए ट्यून सेलेक्ट करते थे। Do you sing yourself at all, or do you just move your mouth? No, I sing. You do? I sing with the playback. Yes. Playback singers. I mean, you hear the playback singer and you feel that it is me who's singing, more or less, because there is a lot of similarity in his voice and my voice. The only thing is he can sing, I can't. राजेश खन्ना के आइडल थे गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली। राजेश खन्ना ने दिलीप कुमार का डेडिकेशन इंटेंसिटी पसंद की, राज कपूर की हाजिर जवाबी और देवानंद का स्टाइल, शम्मी कपूर का रिदम इन्हें बड़ा पसंद आता था, और इन सभी को मिलाकर बनता था राजेश खन्ना, क्योंकि उनमें ये सभी खूबियां थी। उन्हें जो एक्टर बेहद पसंद थे वो थे अशोक कुमार, प्राण, बलराज साहनी, शिवाजी गणेशन, एम.जी. रामचंद्रन, गैग्री पैक, टायरन पावर और जेफरी हंटर। आनंद बख्शी राजेश खन्ना को बहुत पसंद थे और दोस्ती के नाते राजेश खन्ना हर जगह उनकी सिफारिश करते थे। इन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर यानी जितेंद्र को कहा था कि तुम अच्छे दिखते हो, फिल्मों में काम जरूर करो, और तब जितेंद्र ने ऑडिशंस देना शुरू किया था। और जब जितेंद्र पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों का ऑडिशन देने गए तब एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, ये सब कुछ सीखने के लिए राजेश खन्ना के पास पहुंचे। राजेश खन्ना ने कैसे बोलते हैं ये सिखाया और किस तरीके से अपने मोमेंट करने हैं ये भी बताया, और इन्हीं एक्सप्रेशंस और सब चीज़ों को सीखकर जितेंद्र ने ऑडिशन दिया। राजेश खन्ना और जितेंद्र की दोस्ती कमाल की रही। इन्होंने 3 हिट फिल्मों में भी साथ काम किया। धर्म कांटा, निशान और मकसद ये फिल्में हैं। जब राजेश खन्ना निर्माता बने तो रोटी और बेगुनाह फिल्में ऐसी थीं जिनमें जितेंद्र ने मेहमान कलाकार के रूप में अपनी दोस्ती के नाते भूमिकाएं निभाई थीं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। यहाँ मैं बात करूं कि उनके अंदाज से लोग, लड़कियां सब क्यों फेल हो जाते थे, अपना दिल दे बैठते थे कि पूछिए मत। मतलब क्या था ये करिश्मा, वो राजेश खन्ना अपने आप में खुद ही बता सकते हैं। देखिए, कभी उन्होंने कोई ओवरसाइज चश्मों का दौर चलाया तो वो भी चल पड़ा, लोगों ने बड़े बड़े साइज के चश्मे लगाए। प्रेम नगर, हम दोनों और रेड रोज और धनवान जैसी फिल्में जिनमें जैकेट्स, सूट्स इन्होंने जो पहने वो फैशन स्टाइल बन गए। 70 से 80 के दशक में क्या हेयर स्टाइल या क्या बेल बॉटम की पैंट का स्टाइल या शॉर्ट कुर्ता, सफारी सूट, शर्ट के ऊपर बेल्ट पहनना, ये सभी चीजें इन्होंने हिट साबित कर दी। कि अगर उन्होंने गुरु कुर्ता पहना तो उसे भी लोगों ने अपना लिया। कुर्ता पायजामा की दुकानें चल पड़ी।
जो यूथ कुर्ता पायजामों से दूर रहता वो भी कुर्ता पायजामों के पास चला गया। और ये देखें कि नेताओं का लुक भी उससे हिट हो गया। और राजेश खन्ना ने जो भी लुक लेकर आए वो ऐसा, आनंद फिल्म में उनका कुर्ता जो स्टाइल था वो आज भी हिट है। और उसके बाद उस दुकान पर जहाँ से वो कुर्ता लिया गया था बॉम्बे में, वहाँ पर इतनी भीड़ लगी कि मतलब उनके पास स्टॉक खत्म हो जाता था। लोग कहते थे वो राजेश खन्ना वाला कुर्ता लाइए। और ये कमाल, मतलब सोचिए क्या दौर रहा होगा राजेश खन्ना का, है ना। और राजेश खन्ना ने चाहे वो लाइटर जो कि म्यूज़िक वाला लाइटर था वो दिखाया तो लोगों ने उसकी तरफ रुख किया। हर वो चीज़ जो राजेश खन्ना ने फिल्मों में यूज़ की वो एक स्टेटस सिंबल बन गई। यहाँ तक कि राजेश खन्ना की फिल्म का एक गीत तो आज भी इतना फेमस है कि हर शादी में बजता है, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया। जब फिल्मों में राजेश खन्ना को मरना होता था तब इनकी माँ बड़ी दुखी हो जाती थी और हमेशा डायरेक्टर को कोसा करती थी और कहती थी, राजेश तुम ऐसे डायरेक्टर के साथ काम मत करो जो कि तुम्हें फिल्म में मार दे। राजेश खन्ना ने 20 फिल्मों में ऑन स्क्रीन डेथ हम सबको दिखाई और हम इमोशनल हो गए। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों में जब भी आंखों में आंसू लाए तो वो आंसू ग्लिसरीन के नहीं हुआ करते थे, आर्टिफिशियल आंसू नहीं, रियल आंसू राजेश खन्ना अपने चेहरे पर ले आते थे। साल दर साल इनका पेमेंट बढ़ता चला गया था। सन 1970 में 10 लाख रुपए इनकी फीस हुआ करती थी। 1974 से 77 तक 20 से 27 लाख, 1978 से 82 तक 30 से 57 लाख और 81 से 89 तक के साल में ये 50 से 70 लाख रुपए एक फिल्म के लिया करते थे। इनके बाद अगर एक्टर का नाम आता है तो वो थे प्राण, जिन्हें 10 से 20 लाख रुपए मिला करते थे। इसीलिए प्रोड्यूसर इन दोनों एक्टर्स को यानी एक्टर प्राण और राजेश खन्ना को फिल्म में एक साथ लेने से डरा करते थे, लेकिन कई फिल्मों में ये एक साथ नजर भी आए। बाप को बेटा कब दोगे? पिताजी, पिताजी। राजेश खन्ना को बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती थी और अगर देखा जाए तो ज्यादातर फिल्में बंगाली डायरेक्टर्स द्वारा डायरेक्ट की गई। राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार के लकी बंगले डिम्पल से बड़ा लगाव था। राजेश खन्ना सोचते थे कि अगर मेरे पास में पैसा आ जाए तो मैं ये बंगला खरीद लूं, और राजेंद्र कुमार उन दिनों बंगला बेचने की सोच रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास में 3.5 लाख रुपए नहीं थे। ऐसे में प्रोड्यूसर देवर साहब ने इन्हें बहुत सारा पैसा दिया और कहा, ये साइनिंग अमाउंट समझो अगली फिल्मों के लिए और जाओ बंगला खरीद लो। जी हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये रहा 1.5 लाख रुपया। और फिल्म के साइनिंग अमाउंट से 1970 में राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले डिम्पल को खरीद लिया 3.5 लाख रुपए में और फिर इसका नाम रख दिया आशीर्वाद। ये भी गौरतलब है कि इसी आशीर्वाद में फिर डिम्पल आकर रहने लगी थी, यानी डिम्पल राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया। बंगले के लिए जो साइनिंग अमाउंट मिला था उससे जो फिल्म बनी वो थी हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना ने इस स्क्रिप्ट पर कुछ काम किया था लेकिन खुद को जम नहीं रही थी और ऐसे में राजेश खन्ना ने नई जोड़ी सलीम जावेद को कांटेक्ट किया और उस वक्त उनके पास काम भी नहीं था। इन्होंने कहा कि तुम ये काम करो, इस स्क्रिप्ट को ठीक कर दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। और इस तरह राजेश खन्ना के कारण शुरुआत हुई फिल्म लेखक और डायलॉग राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी की। सन 1971 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हाथी मेरे साथी। साथियों तैयार हो जाओ धक्का मारने के लिए। ये क्या, हाथी धक्का मारेंगे? नहीं तो क्या हाथी स्टीयरिंग पे बैठेंगे, आप धक्का मारेंगे? घबराइए नहीं, ये कांच की गुड़िया की तरह संभाल के ले जाएंगे आपको। अरे वो देखो। हाथी मेरे साथी फिल्म इतनी हिट रही, मलेशिया में भी रिलीज हुई थी। जगह थी रॉयल सिनेमा मैक्सवेल रोड, पेनांग स्टेट, और आज तक खिताब दर्ज है लॉन्ग रनिंग फिल्म का मलेशिया में। 1969 से 71 तक लगातार 15 सोलो हिट फिल्मों में राजेश खन्ना ने अपनी
उपस्थिति दर्ज करवाई और ऐसा अभिनय किया कि लोग देखते रह गए। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए और साथ ही बने निर्माता भी। इतना तो याद है मुझे। सन 1971 में को प्रोड्यूसर बनकर महबूब की मेहंदी फिल्म में इन्होंने एच.एस. रवेल के साथ में निर्माण किया। इस फिल्म का निर्माता के तौर पर रोटी और बरसात फिल्में भी राजेश खन्ना के नाम पर हैं। 1971 में 11 फिल्में रिलीज हुई राजेश खन्ना की, जिनमें अमर प्रेम, अपना देश और मेरे जीवन साथी फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। और इसी साल इन्होंने एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया जिसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए। फिल्म का नाम था बंगारू बाबू, जिसे डायरेक्ट किया था वी.बी. राजेंद्र प्रसाद ने। रोमांटिक किरदार निभाते चले गए राजेश खन्ना और इन्हीं दिनों इनकी जिंदगी में आ गई फैशन डिजाइनर एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू। साल 1966 से लेकर 1972 तक इनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया। राजेश खन्ना ने अंजू को 1971 में प्रपोज कर दिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पर अंजू ने मना कर दिया, मैं अभी करियर बनाऊंगी। 1 साल तक राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू को शादी के लिए मनाते रहे, पर वो नहीं मान रही थी। ऐसे में राजेश खन्ना को पता चला कि वेस्ट इंडीज क्रिकेटर गैरी सोबर्स और इम्तियाज अली को वो डेट कर रही हैं। दोहरा चरित्र राजेश खन्ना को पसंद नहीं आया और सन 1972 में अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप हो गया राजेश खन्ना का। हुआ जो दिल टूटा। और फिर आया साल 1973 जब बीबीसी ने राजेश खन्ना पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी और डॉक्यूमेंट्री का नाम था बॉम्बे सुपरस्टार। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी एक टेक्स्ट बुक रिलीज की थी जिसमें एक ऐसे पब्लिश किया गया था। उस निबंध का नाम था द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। फेम ऐसा था कि दारा सिंह की एक फिल्म थी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जो कि 1976 में रिलीज हुई। इस फिल्म में एक कव्वाली थी जिसमें मेहमान कलाकार के रूप में राजेश खन्ना ने भूमिका निभाई और ये फिल्म उसी कव्वाली के कारण सुपर डुपर हिट हो गई। जब पहली बार स्टारडस्ट फेमस मैगजीन प्रकाशित हुई थी अक्टूबर 1971 में, तो टीजर के तौर पर उन्होंने मैगजीन के कवर पेज पर लिखा था राजेश खन्ना की फोटो के नीचे इज राजेश खन्ना मैरिड क्वेश्चन मार्क, यानी राजेश खन्ना से शादी करने के लिए लोग कितने बेताब होंगे ये भी भुनाना चाहा स्टारडस्ट ने। सन 1973 में रिलीज हुई थी राजा रानी, जिसमें चोर का तो ऐसा रोल निभाया कि इनका ड्रेस स्टाइल इतना फेमस हो गया कि आज भी यादगार है। और इसी साल सन 1973 में इन्होंने दिल चुरा लिया डिम्पल कपाड़िया का। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फैन थी और स्कूल बंक कर कर अक्सर इनकी फिल्में देखा करती थी। और डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे और फिल्म कलाकारों को अक्सर पार्टी दे दिया करते थे। राज कपूर ने जब डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उन्होंने बॉबी फिल्म के लिए इन्हें सेलेक्ट कर लिया था। और बॉबी के सेट पर एक दिन राजेश खन्ना का जाना हुआ। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को देखा, आ गई है एक राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को अपना दिल दे दिया। तुरंत पूछ लिया, आप ये सोच रहे होंगे मैं कितना मुंह फट आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरा सीना चीर कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं मुंह फटी नहीं दिल फट भी हूँ। अब आप फट से ये बताइए कि आपको मेरा ये रिश्ता मंजूर है कि उस वक्त राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से 15 साल बड़े थे। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया की उम्र थी सिर्फ 16 साल। उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना। डिम्पल ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया और इसी साल राजेश खन्ना के घर गूंजी शहनाई। 27 मार्च सन 1973 सेहरा बांध कर निकले राजेश खन्ना। कार की लंबी कतार लग गई। पहले रुकना हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पर, जहां से घोड़ी पर सवार हुए और बारात रवाना हुई। बारात में थे निर्माता शक्ति सामंता, ओम प्रकाश, जे ओम प्रकाश और कई फिल्मी कलाकार। धीरे धीरे काफिला बढ़ने लगा और डिम्पल के पिता के घर समुद्र महल पहुंचे राजेश खन्ना। वहां पर अगुवाई की उन्होंने, जिन्हें कहते हैं शोमैन राज कपूर, यानी लड़की वालों की तरफ से बारात का स्वागत किया राज कपूर ने। और डिम्पल कपाड़िया से शादी हो गई राजेश खन्ना की।
राजेश खन्ना प्यार से डिम्पल कापाड़िया को डिम्पी और वो इन्हें काका कहकर बुलाती थी। राजेश खन्ना की दीवानगी के कारण लोगों ने इनकी शादी को देखना भी पसंद किया और इसीलिए इनकी शादी की कैसेट को लेकर एक छोटी फिल्म बनाई गई थी जो देश भर में कई सिनेमाघरों में दिखाई गई थी और लोगों ने इस शादी की कैसेट को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा दी थी। बॉबी फिल्म की शूटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई थी। फिल्म के कुछ सीन्स में आप डिम्पल कपाड़िया के हाथों में लगी मेहंदी देख सकते हैं। बॉबी नवंबर 1973 में रिलीज हुई और शादी हो गई थी मार्च 1973 में। ऋषि कपूर की जो बॉबी फिल्म थी उस फिल्म को बना रहे थे इनके पिताजी राज कपूर साहब। तब राज कपूर ने पहली पसंद रखी थी राजेश खन्ना को क्योंकि वो रोमांस के किंग थे और उस फिल्म को लेकर आना चाहते थे क्योंकि मेरा नाम जोकर फिल्म में बहुत लॉस हुआ था राज कपूर को, इसलिए वो चाहते थे कि अब ऐसी फिल्म बने जिससे लॉस कवर हो जाए और उन्होंने राजेश खन्ना को लेने का सोचा। पर राजेश खन्ना की फीस इतनी हाई थी कि राज कपूर ने कहा पैसे ही नहीं कैसे ले लूं। तब उन्होंने कहानी में कुछ चेंजेस किए और ऋषि कपूर को एंट्री मिली थी। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि जब 1974 में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ उसमें ऋषि कपूर ही फिल्म फेयर अवार्ड के विजेता रहे थे और राजेश खन्ना भी नॉमिनेशन में थे। फिल्म का नाम था दाग। मेरी किस्मत और वक्त मेरा मजाक उड़ाते। और यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि राजेश खन्ना तो अपने आप में इतने बड़े सुपरस्टार, इतना बड़ा तमगा था उनके माथे पर, उनके यूँ कहें भविष्य में लिखा था कि आप तो एक नंबर की पदवी पर रहेंगे। तब उनके सामने ये फिल्म फेयर अवार्ड्स ये तो बिल्कुल बौने नज़र आते हैं। राजेश खन्ना को कोई अवार्ड दे ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही अपने आप में इतने बड़े अवार्ड हैं। अब बात करते हैं राज कपूर साहब की वापस से कि जब राज कपूर साहब ने कुछ सालों बाद यानी बॉबी के कुछ सालों बाद सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बनाई तब उसमें इन्होंने सबसे पहली चॉइस रखी थी राजेश खन्ना। तो राज कपूर साहब की चॉइस तो यही थे पर उनकी टीम ने, प्रोडक्शन टीम ने राज कपूर साहब की उन्होंने थोड़ी नाराज़गी जताई और फिर शशि कपूर को मौका मिला था। ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते हैं। सुभाष घई साहब जब फिल्म बना रहे थे कालीचरण तब उसमें राजेश खन्ना को लिया गया, सोचा गया पर राजेश खन्ना साहब ने कहा मेरे पास डेट्स नहीं है, कैसे करूं, कुछ समय बाद करते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, फिल्म तो अभी शूट होनी है। ऐसे में शत्रु साहब को फिल्म में लिया गया और शत्रुघ्न सिन्हा की कालीचरण एक जानी मानी फिल्म है। बोनी कपूर जब फिल्म बना रहे थे मिस्टर इंडिया तो शेखर कपूर ने पहली पसंद जाहिर की थी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना और श्रीदेवी इस फिल्म में नजर आते पर राजेश खन्ना ने कहा इनविजिबल हीरो का किरदार मैं निभाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें किसी नए एक्टर को मौका देना चाहिए। और तब बन गए मिस्टर इंडिया अनिल कपूर। सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम है 97 सोलो हिट फिल्म्स का रिकॉर्ड, यानी 97 सोलो हिट फिल्म्स। सेकंड नंबर पर हैं देव साहब जिनकी 88 फिल्में हैं और इनकी 88 फिल्मों का रिकॉर्ड यानी 88 फिल्म्स का रिकॉर्ड राजेश खन्ना ने तोड़ा था 1988 में। क्या कोइंसिडेंस है, 88। जिस दिन राजेश खन्ना का जन्मदिन था उसी दिन इनके घर गूंजी पहली किलकारी। 29 दिसंबर सन 1974 को जन्मी ट्विंकल खन्ना। ऐसा लगता है कि 29 तारीख इनकी जिंदगी की खास तारीख रही, इसीलिए इनकी जब अगली बेटी पैदा हुई तो उनकी भी तारीख 29 थी, लेकिन महीना जून का था। 29 जून सन 1977 को दूसरी बेटी रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। राजेश खन्ना का फेम सबके सर चढ़कर बोलता था। 69 से 76 का वो एक स्वर्णिम दौर रहा जब इनका फेम जबरदस्त था। लड़कियां फैन ऐसी हुआ करती कि खून से इन्हें लेटर्स लिखा करती थीं। खत इनके घर पर खून से लिखे पहुंचते। जिस रास्ते से राजेश खन्ना गुजरते उस रास्ते की मिट्टी को उठाकर सिंदूर समझकर लड़कियां अपनी मांग में भर लेती। कुछ ने तो इनकी तस्वीरों से शादी कर ली। इनकी कार पर धूल नहीं होती थी। लड़कियों के लिपस्टिक के निशान ज्यादा हुआ करते थे। जहां पर राजेश खन्ना के होने की खबर आती वहां पर इनकी फैंस पहुंच जाती और जोर जोर से इनका नाम पुकारा करती और ये सिलसिला तकरीबन 8 साल तक चलता रहा। राजेश खन्ना से पहले ऐसा फेम किसी का नहीं था। इनके बंगलों के बाहर हमेशा प्रोड्यूसर्स और फैंस की लाइन लगा करती थी। हमेशा चहल पहल रहा करती थी। राजेश खन्ना का डायलॉग का स्टाइल और एक्सप्रेशन देने का अंदाज इतना अलग था कि लोग
उनके एक्ट में डूब जाया करते थे। उनके ट्रेडमार्क स्टाइल की कॉपी आज भी लोग करते हैं। महमूद ने तो अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में ड्राइवर और कंडक्टर का नाम भी राजेश और खन्ना रखा था। राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम यह था कि इनके घर पर इतने लेटर्स आते थे कि पूछिए मत। ढेर लेटर्स आते थे, ट्रकों में भर भर कर लेटर आते थे, और किसी पर खून से लिखा है तो किसी पर इमोशंस बताए जा रहे हैं। और ये बात भी एक गौरतलब है कि आप देखें, पहले नाम लिखा होता राजेश खन्ना, नीचे आशीर्वाद और सीधा बॉम्बे। कोई कुछ नहीं, कोई एड्रेस ऐसा पुख्ता नहीं, पर क्योंकि राजेश खन्ना की दीवानगी थी और पूरी दुनिया में राजेश खन्ना तो सिर्फ एक ही थे सुपरस्टार जिनके नाम लेटर्स आ सकते हैं, तो इनके यहाँ लेटर्स पहुँच जाया करते थे। राजेश खन्ना ने सोचा कि एक शख्स को रखा जाए जो कि लेटर्स पढ़कर सुनाए। तो 20 साल तक ये सिलसिला चला। एक शख्स को नौकरी पर रखा गया, प्रशांत राय उनका नाम, जिन्होंने पढ़ पढ़ कर लेटर्स सुनाए। और राजेश खन्ना भावुक हो जाते थे, क्योंकि सोचिए, कोई किसी को खून से लेटर लिख रहा है, कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक जानते नहीं हैं, पर दिल में इतना प्यार है। राजेश खन्ना कैसे, मतलब किस तरह से भार उठा पाते होंगे, दिल में कैसा फील होता होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। राजेश खन्ना की ये दीवानगी इतनी गजब की कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कह दिया कि भैया राजेश खन्ना का बंगला दिखाया जाना चाहिए। जब भी कोई बॉम्बे आता तो उसकी भी ख्वाहिश होती थी कि राजेश खन्ना का घर देखा जाए, आशीर्वाद बंगला कैसा है ये देखा जाए। राजेश खन्ना का जादू पूरी दुनिया पर चल रहा था। भारत के बाद कई देश थे, जिनमें स्पेन, कैलिफोर्निया, यूरोप और भी बहुत से देश हैं जहां से लोग इन्हें सिर्फ मिलने भारत आते और इनका ऑटोग्राफ लेते, फोटोग्राफ खिंचवाते। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था, क्योंकि राजेश खन्ना के फिल्मों में आने से पहले हिंदी फिल्मों के दर्शक लिमिटेड थे। सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तरी भारत के कुछ शहर ही हुआ करते थे जहां हिंदी फिल्में लगती थीं, और हिंदी भाषी राज्य नहीं थे वहां पर ये फिल्में रिलीज नहीं हुआ करती थीं। यानी ईस्ट, साउथ और वेस्ट स्टेट इंडिया में दर्शक नहीं थे। लेकिन राजेश खन्ना के आने के बाद पूरा भारत हिंदी फिल्मों का दर्शक बन गया और साथ ही साथ विदेशों में फिल्में रिलीज होने लगी। राजेश खन्ना यानी काका के लिए दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि लोग शूटिंग लोकेशंस पर पहुंच जाते थे और कई बारी हादसे होते होते बच जाते थे। अथॉरिटी भी कहती थी राजेश खन्ना जी प्लीज यहाँ शूट मत कीजिए। किस्सा बताता हूँ, 1970 का कटी पतंग फिल्म की शूटिंग के लिए पहली बार नैनीताल पहुंचे थे। जाना कहाँ आपको? नैनीताल। नैनीताल? ये रास्ता तो अल्मोड़ा जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते पे ले आया। ऐसे मौसम में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। खैर इस वक्त नैनीताल जाना तो नामुमकिन है, मैं कल आपको छोड़ा। नैनीताल में लड़कियों में क्रेज था कि कैसे हैं राजेश खन्ना, और लोगों में भी कि कैसा है राजेश खन्ना का लुक, कैसे दिखेंगे, लोग देखने पहुंच जाते। और इसी डर के कारण नैनीताल की नैनी लेक को चारों तरफ से 3 दिन के लिए बोट से बांध दिया गया ताकि कोई पानी में गिरकर हादसा ना हो जाए। और ये राजेश खन्ना का क्रेज कि जब 33 साल बाद वापस नैनीताल पहुंचे राजेश खन्ना और शूट के लिए गए, तो उस वक्त जो लड़कियां आई थी शुरुआत में, वो 33 साल बाद कुछ उम्र लिए हुए पहुंची उनके पास और राजेश खन्ना से बात की और बताया कि वो उस वक्त भी आई थी और आज भी। तो राजेश खन्ना ने कहा देखिए कितना प्यार करते हैं लोग कि मुझे कभी भूलते नहीं हैं। और वास्तव में राजेश खन्ना भूलने लायक चीज़ भी नहीं है। अब बात करते हैं अगली फिल्म की, यानी 1972 की फिल्म जिसे हम कहेंगे अमर प्रेम। इस फिल्म की शूट होनी थी हावड़ा ब्रिज के नीचे, एक बोट में नजर आना था शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना को। और ऐसा हुआ कि शूट होनी थी पर होने नहीं दी गई, क्योंकि अथॉरिटी ने वहाँ कहा हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि शायद पुल टूट भी सकता है। तो ये पुल टूटने की नौबत आ जाए, ऐसा सिर्फ राजेश खन्ना के केस में ही हो सकता है। ये यहाँ सोचने वाली बात। शादी के 11 साल बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग अलग घरों में रहने लगे, पर दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया था। यासिर उस्मान की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार के अनुसार अगर देखें तो उसमें लिखा है कि डिम्पल कपाड़िया एक्टिंग करना चाहती थीं और काका मना कर रहे थे। वो उन्हें हाउसवाइफ बनने के लिए कहते थे। आखिरकार वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसीलिए
राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। लेकिन ये भी गौरतलब है कि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना का एक और नाम रखा गया था, नाम था पिंटू। नाम रखने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, वो इन्हें पिंटू कहकर ही बुलाते थे। राजेश खन्ना से अच्छी दोस्ती थी इनकी, इसीलिए राजेश अपने पेमेंट में 50 से 70% तक कम कर दिया करते थे ऋषिकेश मुखर्जी के लिए। और ऋषिदा को ये पसंद नहीं आता था कि मैं कहीं राजेश खन्ना का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, और ऐसा उन्हें नहीं जमता था। इसीलिए सन 1977 के बाद में ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। जावेद अख्तर का कहना है, मुझे किसी काम के सिलसिले में राजेश खन्ना के साथ बेंगलोर जाना पड़ा था। वहाँ पर स्टेट लॉटरी का लकी ड्रॉ निकालने के लिए राजेश खन्ना को इनवाइट किया गया था। ये प्रोग्राम एक स्टेडियम में होना था। वहाँ 50,000 लोग पहुँच गए और काका को देखते ही सब एक साथ उनका नाम पुकारने लगे। ये शायद मैंने कभी आज तक नहीं देखा था और शायद अब कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो असली बादशाह थे। ऐसा क्रेज तो आज तक किसी का देखा ही नहीं है। 1976 से लेकर 78 तक कई फिल्मों में राजेश खन्ना ने काम किया। बंडलबाज, त्याग, पलकों की छांव में, नौकरी, चक्रव्यूह और जनता हवलदार कुछ ऐसी फिल्में रही जो कि फ्लॉप साबित हुई। इन फिल्मों के पीछे रीजन ये था कि राजेश खन्ना ने एक्शन मूवीज और मल्टी स्टारर फिल्मों का चुनाव करना शुरू कर दिया था, जबकि लोगों को पसंद था राजेश खन्ना का रोमांटिक और सोशल मूवीज वाला अंदाज। लेकिन परेशानी का वक्त ज्यादा दिन नहीं रहा। इमरजेंसी का समय आया, तब एक्टर से डायरेक्टर बन गए थे एक्टर जॉय मुखर्जी, और उन्होंने फिल्म बनाई थी छैला बाबू, और इस थ्रिलर फिल्म में छैला बाबू बनकर आए राजेश खन्ना। इस फिल्म ने राजेश खन्ना के करियर को वापसी दी और एक एनर्जी से भर दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिर ऐसी ही कई फिल्मों में नजर आए राजेश खन्ना। महाचोर, अनुरोध, भोला भाला और BR चोपड़ा की करम फिल्म कुछ ऐसी फिल्में हैं। यहाँ ये भी गौरतलब है कि इस पूरे समय के दौरान यानी 1969 से 1975-78 तक ज्यादातर बच्चों के नाम रखे गए राजेश, क्योंकि राजेश खन्ना का नाम सबको पसंद आता था। इनके दिल के करीब दोस्तों में एक दोस्त का नाम आता है साउथ के सुपरस्टार कमल हसन का, जो खुद कहते हैं कि 1985 में जब राजेश खन्ना आए तो इनका स्टारडम मैंने अपनी आंखों से देखा। राजेश खन्ना ने तमिल की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से 2 फिल्में जो तमिल वर्जन की थीं उनमें कमल हसन हीरो थे और हिंदी में राजेश खन्ना। राजेश खन्ना और कमल हसन साथ में एक बार अमेरिकन फिल्म द स्वाम देखने गए, और वहां थिएटर में किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ राजेश खन्ना है। सब कुछ ठीक था, फिल्म खत्म हो गई, पर राजेश खन्ना तो टाइटल एंड तक फिल्म देखते रहे। कमल हसन डरने लगे कि लोग देख लेंगे तो भगदड़ मच जाएगी, सिक्योरिटी भी नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। आखिरकार फिल्म खत्म हुई और कमल हसन को जो लग रहा था वैसा ही हो गया। पब्लिक ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और राजेश खन्ना को छूने के लिए लोगों में जिद्दोजहद होने लगी। तब राजेश खन्ना के बॉडीगार्ड बने कमल हसन और धक्का मुक्की के बीच बचते बचाते हुए राजेश खन्ना को बाहर ले आए। उस खींचतान में राजेश खन्ना की शर्ट तक फट चुकी थी और राजेश खन्ना मुस्कुरा रहे थे, एक बच्चे की तरह इस तरह मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यही बचपने वाली स्माइल हमेशा राजेश खन्ना के चेहरे पर रही। When you're acting, what expressions do you use to attract the women? I don't know. I think so. राजेश खन्ना की माँ इन्हें अक्सर कहती थी, जरूर पिछले जन्म में तुम ज्यादा रोमांटिक रहे होंगे, पैदाइशी आपका अंदाज आशिकाना है। और राजेश खन्ना अपने अंदाज में स्माइल कर दिया करते। राजेश खन्ना की फिल्मों में म्यूजिक का बड़ा पार्ट हुआ करता था, ऐसा पार्ट जो हमेशा हिट रहा। कारण ये था कि राजेश खन्ना म्यूजिशियंस के साथ में बैठा करते थे, ट्यून डिसाइड करने में इनका अहम रोल हुआ करता था और म्यूजिक डायरेक्टर्स इनकी बात माना भी करते थे। जब राजेश खन्ना के लिए कोई सोलो गाना रिकॉर्ड हो रहा होता था तो वो हमेशा किशोर कुमार के सामने खड़े हो जाया करते थे, ताकि सिंगर को ये फुल फील हो जाए कि एक्टर क्या क्या कर सकता है और एक्टर को भी इमोशंस और फील समझ में आ जाए। ये बॉन्डिंग थी किशोर कुमार और राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना एक चीज नहीं जानते थे, वो था डांस करना।
इसीलिए उनके डांसिंग स्टेप्स को कई लोगों ने कहा पत्ते बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये उनका एक सिंबल बन गया। 1978 के बाद कई सुपरहिट फिल्में आई जिनमें अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, कुदरत, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम ना होते, सौतन, जानवर, आशा ज्योति, आवाज, नया कदम, हम दोनों, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ मैं करूंगा, अनोखा रिश्ता, नजराना, अंगारे, अधिकार, अमृत, आवाम और रुपया 10 करोड़। राजेश खन्ना ने सन 1981 में मराठी भाषा की फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था सुंदरा सरका। ये फिल्म हिट रही। एक बार पाइल्स के कारण एक अस्पताल में भर्ती हुए थे राजेश खन्ना, तो उनके आजू बाजू वाले कमरों को प्रोड्यूसर्स ने बुक कर दिया ताकि बीमारी के वक्त भी वो जाकर उन्हें कोई कहानी सुना सके और फिल्म के लिए साइन कर सके। राजेश खन्ना का आंख झपकाना और गर्दन टेढ़ी कर कर कुछ अंदाज में देखना और गर्दन को हिलाना, ये उनका एक ट्रेडमार्क हुआ करता था। राजेश खन्ना बचपन से ही शर्मीले थे और जैसा अंदर थे वैसा ही बाहर नजर आते। कोई इंटरव्यू लेता भी था तो बिल्कुल नेचुरल और ऐसे जवाब देते जैसे कोई बच्चा बता रहा हो, और आर्टिफिशियल हंसी या ऐसी कोई भी बात उनके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। But I liked it. I liked this part. This bit of it again and again. You don't mind going through it again and again, not at all. This was interesting. You know, there's always an appreciation. People say. करियर का सबसे बेस्ट गाना रहा मेरे सपनों की रानी, और करियर की सबसे बेस्ट फिल्म थी आनंद। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे। Don't smoke in front of me. शुरू से लेकर आखिर तक 12 ऐसी फिल्में थी जहां पर ये डबल रोल में नजर आए। राज, आराधना, सच्चा झूठा, हम शक्ल, महाचोर, महबूबा, भोला भाला, कुदरत, दर्द, धर्म और कानून, हम दोनों और ऊंचे लोग। हिंदी फिल्मों के ही मैन धर्मेंद्र की बात करें तो वो इन्हें छोटा भाई मानते थे और जब भी मिला करते थे तो गले लगाकर गालों पर किस कर लेते थे राजेश खन्ना को और कहते थे तुम मेरे छोटे भाई हो और मुझे बहुत पसंद हो। राजेश खन्ना के दोस्तों में मुमताज का भी जिक्र आता है। वो इनके पड़ोस में ही रहा करती थी और ये तो भारतीय सिनेमा में सबसे रोमांटिक जोड़ी बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100% हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना और मुमताज ने तकरीबन 8 फिल्मों में साथ काम किया जो कि प्लेटिनम जुबली ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और मुमताज इनकी हमेशा टांग खींचा करती थी फैंस के नाम पर, क्योंकि राजेश खन्ना जब मद्रास में अपने होटल में एंटर होते थे तो बाहर 600 लड़कियों की कतार लग जाती थी और आधी रात तक लोग बस उन्हें देखने का इंतजार करते थे। तो जब राजेश खन्ना और मुमताज वापस लौट रहे होते थे तो इसी बहाने राजेश खन्ना के साथ साथ मुमताज को भी मौका मिल जाता था लोगों को ऑटोग्राफ देने का। इनकी दोस्त और को स्टार रही शर्मिला टैगोर कहती हैं कि भारी तादाद में लड़कियां इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ती थीं। बंबई की जगह दिल्ली की लड़कियां ज्यादा दीवानी हुआ करती थीं। वो इनकी फोटो से ही शादी कर लेती थी, कपड़े खींचने तक की नौबत आ जाती थी, इसलिए हमेशा पुलिस साथ रहा करती थी। ऐसा फेम कभी मैंने किसी और एक्टर का नहीं देखा। उस वक्त की ज्यादातर अभिनेत्रियों ने आशा पारेख, रीना रॉय, पद्मिनी कोल्हापुरे, श्रीदेवी, रेखा, जया प्रदा, नंदा, राखी, शबाना आजमी, हेमा मालिनी, मुमताज, शर्मिला टैगोर, स्मिता पाटिल और पूनम ढिल्लो नाम प्रमुख हैं। राजेश खन्ना ने जिन डायरेक्टर्स के साथ में काम किया वो थे शक्ति सामंता, शम्मी कपूर, दीनदयाल शर्मा, महराज, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और महमूद अली। रोमांटिक राजेश खन्ना की जिंदगी में एक बार फिर से कोई आया। सन 1980 में इनकी जिंदगी में आई टीना मुनीम। टीना मुनीम राजेश खन्ना को बहुत पसंद करती थीं और इन्होंने तकरीबन 10 फिल्मों में साथ काम भी किया था, पर राजेश खन्ना की माने तो राजेश खन्ना किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। सोनिया में क्या है जो मुझ में नहीं है? सोनिया मेरी बीवी है चांदनी। क्योंकि उनके 2 बेटियां थी जिन्हें वो बेहद प्यार करते थे और डिम्पल कपाड़िया सिर्फ अलग घर में रहती थीं, पर राजेश खन्ना का वो परिवार थी, वाइफ थी। उन्हें वो हमेशा याद किया करते थे और अक्सर फैमिली फंक्शंस में भी
मिलना जुलना हुआ करता था। एक फिल्म भी साथ करने वाले थे। वो फिल्म थी जय शिव शंकर, जो 1990 में आती, पर वो फिल्म बन ही नहीं पाई। प्रोड्यूसर थे खुद राजेश खन्ना। 1985 के पहले तक तो राजेश खन्ना ने जितनी भी फिल्मों का निर्माण किया वो सह निर्माता के तौर पर था, पर 1985 में राजेश खन्ना के प्रोडक्शन में फिल्म बनी थी अलग अलग, जिसके डायरेक्टर थे शक्ति सामंता। इसके बाद 2 फिल्में और प्रोड्यूस करने वाले थे राजेश खन्ना, पर बदकिस्मती से वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। कभी बेकसी ने मारा। अक्षय कुमार जब राजेश खन्ना के दामाद नहीं बने थे, उससे पहले ये जय शिव शंकर फिल्म में ऑडिशन देने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस पहुंचे थे और घंटों बैठकर इन्होंने राजेश खन्ना का इंतजार किया था, पर ऑफिस में राजेश खन्ना इनसे मिलने तक नहीं आए थे और किस्मत से बाद में अक्षय कुमार राजेश खन्ना के दामाद बने। एक बार जब अफ्रीका गए राजेश खन्ना, तो किसी ने इनके रिस्ट पर एक धागा बांध दिया, यानी जो कलाई पर धागा बांधा वो इतना इनको लकी लगता था कि राजेश खन्ना ने वो धागा कभी भी नहीं निकाला, ना ही फिल्मों में और ना ही आम जिंदगी में। राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्में थीं आनंद, अमर प्रेम, दुश्मन, आराधना, अवतार, सौतन। जब इनकी फिल्में रिलीज होती थी तो टाइटल में ये प्राथमिकता देते थे लेडीज को, चाहे कोई फेमस एक्ट्रेस हो या फिर न्यू कमर। राजेश खन्ना कहते थे मुझसे पहले एक्ट्रेस का नाम आना चाहिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है भाई। ये बुड्ढा कौन है? बहुत बड़बड़ कर रहा है। ये मेरे पिताजी ये है राजेश के पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही है वो मक्खी चूस जो अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा बकरा ढूंढ रहे थे। राजेश खन्ना ने कॉमेडी फिल्म भी की और कॉमिक टाइमिंग इनकी इतनी गजब की होती थी कि लोगों को इनकी कॉमेडी फिल्में भी बहुत पसंद आईं, जिनमें जोरू का गुलाम, दिल दौलत दुनिया, भोला भाला, बावर्ची और हम दोनों जैसी कई फिल्मों के नाम हैं। 1988 का साल था। 17 साल बाद फिर से इनकी जिंदगी में लौटी अंजू महेंद्रू, लेकिन माफी मांगते हुए, और उन्होंने राजेश खन्ना से दोस्ती कर ली और आखिरी समय तक वो इनकी अच्छी दोस्त बनी रही। राजेश खन्ना को राजनीति का भी शौक लगा। राजनीति में जाने से पहले उन्होंने जो फिल्म की थी वो थी डेविड धवल की फिल्म स्वर्ग, और डेविड को तो ये अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म लगती है। इस फिल्म में गोविंदा के साथ ऐसा मार्मिक किरदार निभाया कि गोविंदा और राजेश खन्ना की ये जोड़ी यादगार बन गई। जब नदी में बाढ़ आती है ना, जो किनारे के पेड़ हैं वो भी डूब जाते हैं, लेकिन उन पर जो पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं। और जब नेता राजीव गांधी ने इनकी फिल्में देखी थी, आज का एमएलए, अवतार और नया कदम, तब ये डिसाइड किया कि कांग्रेस का प्रचार राजेश खन्ना से करवाया जाना चाहिए, और सन 1984 के बाद राजीव गांधी को प्रमोट करने के लिए कैंपेनिंग करने लगे थे राजेश खन्ना। शत्रु नाम की जो फिल्म आई थी उसमें डायरेक्टर को राजेश खन्ना ने कहा था कि इस फिल्म की स्टार्टिंग में जो क्रेडिट नोट दिया जाए उसमें लिखा जाना चाहिए इंस्पायर्ड बाय पीएम राजीव गांधी, और ये बाद में लिखा भी गया था। और फिर राजीव गांधी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, चुनाव भी लड़ा था, और पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने दूर रहते हुए भी इनका प्रचार किया था। सन 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के एमपी रहे राजेश खन्ना। इन दिनों सिर्फ 1994 में एक फिल्म की थी इन्होंने, फिल्म का नाम था खुदाई, और बाकी सभी फिल्में ठुकरा दी थीं। लेकिन धीरे धीरे राजनीति से मन भरने लगा, राजनीति रास नहीं आई और नेता की जगह वापस अभिनेता बनना पसंद कर लिया राजेश खन्ना ने। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है, कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया, और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। और इसके बाद की जिंदगी में तकरीबन 9 फिल्मों में काम किया। 1999 में जब वापसी की तो विधिवत कमबैक किया। ऋषि कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म आ अब लौट चलें के साथ राजेश खन्ना वापस आए। उसके बाद और कुछ फिल्में रहीं, क्या दिल ने कहा, सौतेला भाई, प्यार जिंदगी है, काश मेरे होते, वफा और रियासत। यूं तो राजेश खन्ना के बहुत से फैंस रहे, पर उनमें से एक नाम है विपिन ओबरॉय का, जो कि इनकी तस्वीरें हमेशा कलेक्ट किया करते थे, और एक दिन उन्होंने अपना कलेक्शन राजेश खन्ना तक पहुंचा दिया। राजेश खन्ना को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अपने इस फैन को एक फूड वैन गिफ्ट की और जनपद दिल्ली में उसका इनॉग्रेशन करने खुद आए। 1990 से आज तक ये दुकान बड़ी मशहूर है, जिसका नाम है द ट्रीट उर्फ राजेश खन्ना की फूड वैन। तकरीबन
500 बार राजेश खन्ना ने भी इस वैन पर विजिट किया और आशीर्वाद दिया अपने इस फैन को। राजेश खन्ना अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे। बेटी ट्विंकल खन्ना एक एक्ट्रेस के साथ इंटीरियर डेकोरेटर बनी, जिनकी शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई और सन 2002 में आरव का जन्म हुआ और राजेश खन्ना नाना बन गए। दूसरी बेटी रिंकी भी एक्ट्रेस बनी। इनकी शादी लंदन के इन्वेस्टर बैंकर समीर सारन से हुई। राजेश खन्ना कारों के बड़े शौकीन थे। जब स्ट्रगल करते थे तो ऑडिशन देने जाते MG स्पोर्ट कार में। उसके बाद 1967 में इन्होंने खुद की कार खरीदी, रेड टोयोटा कोरोना। उसके बाद जब सुपरस्टार बने तो वाइट कलर की कार खरीदी गई, स्टैंडर्ड हेराल्ड्स। और शादी के बाद 2 डोर्स वाली शेवरले इम्पाला कन्वर्टेबल 1973 मॉडल ले ली। और जब एक कंपनी ने 25 कारें बनाई पूरे विश्व के लिए, तो उनमें से एक कार राजेश खन्ना ने खरीदी। वो थी लोटस एलन स्पोर्ट्स कार। बेटी होने के बाद इन्होंने मर्सिडीज बेंज 220 खरीदी थी और उसके बाद BMW और आगे चलकर ब्लू कलर मर्सिडीज बेंज 220 खरीदी। जब सन 2012 में इन्होंने हेवल्स फैन का एक ऐड किया था, उससे जो पैसे मिले उस पैसे से एक कार खरीदी गई और वो कार इन्होंने अपनी बेटी रिंकी खन्ना को गिफ्ट कर दी। राजेश खन्ना आध्यात्मिक भी थे। साईं बाबा के बड़े भक्त हुआ करते थे। 1980 से लेकर सन 2011 तक उन्होंने कई बार शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए। आखिरी बार उन्होंने 24 जनवरी सन 2011 को जीनत अमान और कुछ दोस्तों के साथ साईं बाबा के दर्शन किए थे और वहां एक स्पीच भी दी थी, जो आज भी शिरडी मंदिर अथॉरिटी के पास मौजूद है। राजेश खन्ना ने एक विदेशी इन्वेस्टर के साथ मिलकर शिरडी में ही एक जमीन भी खरीदी थी और धार्मिक रिजॉर्ट बनवाया था। साईं बाबा के भक्तों के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था करवाई गई। राजेश खन्ना ने अपने बाद अगर किसी को अपनी जगह का हकदार माना तो वो हैं कमल हसन। राजेश खन्ना एकमात्र ऐसे कलाकार रहे जिनकी हर साल 2 फिल्में रिलीज होती रही और ये सिलसिला 25 साल तक चला। राजेश खन्ना के नाम रिकॉर्ड है 74 गोल्डन जुबली हिट फिल्म्स का और 22 सिल्वर जुबली हिट फिल्म्स का। राजेश खन्ना ने बड़े पर्दे के साथ में छोटे पर्दे पर भी काम किया। 2001 से 2002 तक अपने पराये और इत्तेफाक नाम से 2 सीरियल किए। सन 2008 में भाभी माँ में लीना गांगुली के साथ टीवी सीरियल किया और एक और सीरियल था जिसका नाम था रघुकुल रीत सदा चली आई, जिसमें सन 2008 से 2009 तक राजेश खन्ना ने काम किया। वो कहते थे, मुझे टीवी करना इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी रीच और देखने वाले ज्यादा हैं। और इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर के गानों पर एक वीडियो एल्बम भी बना था जिसमें काम किया राजेश खन्ना ने और इसके लिए इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। साउथ इंडियन सिनेमा ने राजेश खन्ना को हिंदी फिल्मों का शिवाजी गणेशन कहा था क्योंकि शिवाजी की कई साउथ फिल्मों का रीमेक जब हिंदी में बना तो राजेश खन्ना ही उन फिल्मों के हीरो थे। फिल्में थीं आराधना, नमक हराम, दुश्मन, अवतार, ऐसी कई फिल्में जो साउथ की रीमेक थीं। 66 से लेकर सन 1991 तक के दौर में कई साउथ के परिवारों ने अपने बच्चों का नाम राजेश ही रखा। राजेश खन्ना 14 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए, पर 3 बार ही इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सन 1991 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। बंगाल फिल्म जर्नल एसोसिएशन अवार्ड इन्हें 4 बार मिला। BFJ में 25 बार नॉमिनेट हुए थे। ऑल इंडिया क्रिटिक्स अवार्ड में 10 बार नॉमिनेट हुए और 7 बार खिताब जीता राजेश खन्ना ने। लेकिन इन सब से ऊपर बात यह है कि सबके दिलों को जीता राजेश खन्ना ने। अवार्ड को हासिल करने के लिए मुझे 40 साल लगे और 180 पिक्सल, फिर जाके ये मुझे हासिल हुआ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मैं जो कुछ भी हूं ये आपकी बदौलत। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था। कुछ अल्फाजों में कहना चाहूंगा, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। लेकिन मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, आप तो सब जानते हैं। अरे ये तो पब्लिक है, सब जानती है। राजेश खन्ना के पास
इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर और इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब ऑफ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। सन 2011 में इन्हें पता चला कि इनको कैंसर है। राजेश खन्ना ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि मीडिया और दोस्तों को ये नहीं पता चलना चाहिए। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत कैसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबूशाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। सन 2012 की शुरुआत में इनकी कीमोथेरेपी हुई और उसके बाद में इनके कुछ दोस्तों को ही इनसे मिलने की इजाजत थी। बाबूशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। 1 महीने बाद ट्रीटमेंट करवाकर राजेश खन्ना लौट तो आए और दुनिया को कानो कान खबर नहीं थी कि इन्हें कैंसर है, पर ट्रीटमेंट के कारण 30 किलो वजन कम हो गया था। वो इतने पतले हो गए थे जितने वो पहली फिल्म राज में दिखा करते थे, यानी 1967 के समय जैसे दिखते थे वैसे सन 2012 में दिखने लगे। और इसी बीमारी की हालत में राजेश खन्ना ने पंजाब में कांग्रेस के लिए कैंपेन भी किया था, इलेक्शन में स्पीच भी दी थी और सन 2012 में ही अप्सरा अवार्ड में भी नजर आए थे राजेश खन्ना। एक एड में भी नजर आए जो कि हेवल्स फैन का था, लेकिन उसमें कमजोर दिखाई दे रहे थे। राजेश खन्ना को लग गया था कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, इसीलिए सन 2012 23 जून को आखिरी बार अपने फैंस को हेलो करने के लिए अपने बंगले के बाहर आए और हेलो कर कर चले गए। उसी दिन तबीयत खराब हुई और लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ठीक होकर वापस आ गए। लेकिन 1 महीने में ही वापस तबीयत खराब हुई। 14 जुलाई को खाना छोड़ दिया था राजेश खन्ना ने और आवाज़ भी साथ छोड़ने लगी। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर डॉक्टर्स ने कह दिया अब ज़्यादा समय नहीं है। तब राजेश खन्ना ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने बंगले आशीर्वाद में ही अपनी आखिरी सांस लूं, और डिस्चार्ज होकर वापस आ गए। और फिर आई वो बेदर्द तारीख 18 जुलाई सन 2012, जब राजेश खन्ना ने अपने आशीर्वाद बंगलों में आखिरी सांस ली और पूरी दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त इनके साथ इनकी पत्नी, दोनों बेटियां, दामाद अक्षय कुमार और कुछ दोस्त भी साथ थे। और फिर अगले दिन 19 जुलाई 2012 को सुबह 11 बजे पंचतत्व में विलीन हो गए काका। और उसी दिन ये भी डिस्क्लोज किया गया कि इन्हें कैंसर की बीमारी थी। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। तकरीबन 9 लाख लोग पहुंचे, जिनमें कैलिफोर्निया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इंडिया के सभी फैंस की आंखों में अपने सुपरस्टार के लिए आंसू थे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के बाद राजेश खन्ना के लिए ऐसा प्यार देखने को मिला। मरने से पहले अपने फैंस के लिए और फ्रेंड्स के लिए उन्होंने अपने शब्द रिकॉर्ड किए थे। दोस्त, टेप चला दो जल्दी। जो इनके चौथे पर कैसेट चलाई गई, जहां राजेश खन्ना की आवाज वैसी ही सुनाई दी जैसी आनंद फिल्म में सुनाई दी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए, बीत गए, उसका क्या सोचना है। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबिस्ता हो जाती हैं, यादें फिर दोबारा लौट आती हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे 100 साल पहले जब मैं 10 साल का था तब से हमारी मुलाकात है। मेरा जन्म थिएटर से हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूं ये स्टेज, ये थिएटर की बदौलत हूं। मैंने जब थिएटर शुरू किया तो मेरे थिएटर वालों ने मुझे एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल दिया था, एक इंस्पेक्टर का, जिसका सिर्फ एक ही डायलॉग था कि खबरदार नंबरदार भागने की कोशिश की, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है तुम्हें। ये डायलॉग था।
तो उसमें मैं जैसे सेकंड एक्ट में गया तो मैंने जाएगा, नंबरदार खबरदार, तुमने भागने की, उसके बाद डायलॉग भूल गया। तो वीके शर्मा जो थे, हीरो थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि भागने की कोशिश ना करना, पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है। जो डायलॉग मैंने बोलना था वो डायलॉग उन्होंने पूरा किया, क्योंकि मैं डायलॉग भूल गया और उसके बाद मुझे वो बहुत डांट पड़ी और मैं बहुत रोया भी। मैंने कहा कि भाई राजेश खन्ना, तुम कहते हो कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, एक लाइन तो तुमसे बोली जाती नहीं है, शर्म की बात है, लानत है तुम पर। मैंने बहुत कोसा अपने आप को और मैंने कहा मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी भगवान की मुस्कान समझ लीजिए, जिद समझ लीजिए, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करूंगा, करके बताऊंगा। फिल्मों में आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो खूबसूरत कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका, ये सहरा तो आपके सर है कि आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार वो मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो मेरे दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा ज़मीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर, आपका ये प्यार था जो आप यहां मौजूद हुए और इतनी भारी संख्या में, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम। उस दिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि राजेश खन्ना के आखिरी वर्ड थे, टाइम इज अप, पैक अप। 25 जुलाई सन 2012 को ऋषिकेश में डिम्पल कपाड़िया और रिंकी खन्ना ने राजेश खन्ना की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन कर दिया और राजेश चले गए। क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान और क्या कोई भी देश, हर जगह इनके फैंस ने राजेश खन्ना को अपने अपने शब्दों में दिल से याद किया। अमिताभ ने कहा था, सुपरस्टार वर्ड सिर्फ राजेश खन्ना के लिए बना था और वो उनके साथ चला गया। राजेश खन्ना कहते थे कि स्टार स्टार होते हैं, उन्हें नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 नहीं कहना चाहिए, नंबर तो रेस में दौड़ने वाले घोड़ों के हुआ करते हैं। राजेश खन्ना का एक सपना था डायरेक्टर बनने का, और साथ साथ में एक सपना था अपने उस ख़ास आशीर्वाद को, यानी अपने बंगले को अपने मरने के बाद म्यूज़ियम में बनाने का, मतलब म्यूज़ियम में तब्दील कर देने का, कि राजेश खन्ना की फ़िल्मों की कुछ बातें हों, कुछ पोस्टर्स हों, कुछ कहानियाँ हों, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हों जो कि राजेश खन्ना से जुड़ी हों। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राजेश खन्ना की मौत के बाद उनके परिवारजनों ने 90 करोड़ में किसी एक उद्योगपति को ये बंगला बेच दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि राजेश खन्ना का ये बंगला जो था काफ़ी विवादों में आ गया था, क्योंकि कुछ लोग जो उनसे जुड़े हुए भी नहीं थे लेकिन उस पर हक जताने लगे थे कि वो राजेश खन्ना को जानते हैं। और ऐसे में राजेश खन्ना के परिवार ने, यानी अक्षय कुमार और उनकी फैमिली ने ये निर्णय लिया कि इस बंगले को बेच देना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट रहेगा और बड़ी दिक्कतें आएगी। काश के आशीर्वाद बंगला, जो कि राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना का एक ख़ास बंगला रहा, वो किसी म्यूज़ियम में तब्दील हो पाता, पर ऐसा हो ना सका। 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट ने इनका डाक टिकट जारी किया था। राजेश खन्ना की पहली डेथ एनिवर्सरी पर इनकी याद में कांसे का स्टैचू बैंड्रा बैंड स्टैंड पर जनता को समर्पित किया गया। गिर गांव में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रख दिया गया और लाजपत नगर नई दिल्ली में इनकी याद में एक पार्क का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना पार्क रख दिया गया। राजेश खन्ना कहते थे कि अगर मैं वापस जन्म लेकर आऊं तो मैं राजेश खन्ना बनकर ही आऊं और मेरी ये गलतियां फिर से दोहराऊं। आनंद मरा नहीं,
आनंद मरते नहीं। बावमशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और ये बात राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसी ही उनकी लाइफ रही। राजेश खन्ना को हम दिल से नमन करते हैं। ऐसा सुपरस्टार ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। और आखिर में यही कहेंगे कि आनंद कभी मरते नहीं। जो आनंद उन्होंने दिया वो हम कभी भुला नहीं सकते। और अब आपसे आज्ञा चाहेंगे। अगली बार जो बायोग्राफी आ रही है वो आपकी चॉइस पर है और वो चॉइस जल्द ही पूरी होगी। वो हैं मधुबाला। बहुत खूबसूरत और उनकी जानकारी लेकर हम जल्द ही आप तक पहुंचेंगे। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और साथ साथ में ये भी बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि बायोग्राफी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी नहीं। पर मैं यही कहूँगा कि कोई चीज़ छूट जाए वो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन सिनेमा को दे दिया, अगर उसके लिए हम कुछ अपना आधा घंटा या 1 घंटा दे पाएँ तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार। राजेश खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक एहसास थे। एक ऐसा दौर, एक ऐसा युग जहां सिनेमा लोगों की जिंदगी बन गया था। उन्होंने हमें प्यार करना बताया तो दर्द सहना भी सिखाया। ये भी बताया कि शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती और जो रहता है वो होती है सिर्फ यादें और बातें। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। सुपर लाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर से ये बताइएगा कि आपकी राजेश खन्ना वाली फेवरेट फिल्म कौन सी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां, बातें फिल्मी दुनिया की में हम लेकर आते हैं सिर्फ बीवी का टीवी बातें फिल्मी दुनिया की में। अब तरुण व्यास को दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।